हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशेप। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म देखा था कि फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है, किन किन कारणों मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फिल्ट्रेशन पानी से इम्प्योरिटीज फिल्टर करती हैं। ठीक है, तो हमने स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बोला था कि स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्लो सैंड फिल्टर का डायग्राम बनाया है। इसको अच्छे से देखो कि एक एक चीज़ क्या क्या डिफाइन कर रही है। यहाँ पे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो पानी इनलेट हो रहा है वो है सेटल्ड वाटर। सेटल्ड वाटर कहाँ से? सेडिमेंटेशन टैंक से है ना। तो सेडिमेंटेशन टैंक के बाद सीधा यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सैंड है और नीचे ग्रेवल है। देखो ग्रेवल का काम क्या है? इस सैंड बेड को सपोर्ट करना। ठीक है, और कोई काम नहीं, ये फिल्ट्रेशन में काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ इस सैंड बेड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी आया, पानी में यदि ऑयल या ग्रीस वगैरह होगा तो वो यहाँ, क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 से कम है, मतलब फ्लोट करेंगे, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं यदि हो तो। ये तो ऑप्शनल है, मतलब ये एक उसका एक फीचर भी है, लेकिन इसके लिए यूज़ नहीं करते हम। जैसे आया पानी, अब पानी क्या होगा? यहाँ से पास होगा, ऐसे जाएगा नीचे ग्रेवल के अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम मतलब इस जो फिल्टर्ड वाटर आ रहा है उसे कलेक्ट करने में, और ये यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज है फिर अंदर, और आखिरी में हमारा डिस्चार्ज पास हो जाएगा। यहाँ पे स्मज डेक है। स्मज डेक मैंने बताया था कि 1 या 2 दिन बाद यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक लेयर बन जाती है ना। तो ये हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दी। कौन सी वाली? डिजॉल्व ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को, क्योंकि ये उनको ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, और जो भी जो सैंड है वो एक तरह से स्ट्रेनर की तरह काम करता है। स्ट्रेनर मतलब छलनी, है ना। तो ये इम्प्योरिटीज़ को स्ट्रेन आउट कर देता है। यहाँ पे देखो कि जो स्लो सैंड फिल्टर है इसमें हम प्लेन सेडिमेंटेशन से पानी यूज़ कर दें। क्यों? क्योंकि कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन होगा तो वहाँ पे जो टर्बिडिटी है वाटर की, क्योंकि वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ निकालती है ना, तो वो हाईली टर्बिड वाटर है। और ये जो स्लो सैंड फिल्टर है ये ज़्यादा टर्बिड वाटर को साफ नहीं कर सकता है। इसमें जो हमारा टर्बिडिटी है वो 20 NTU से नीचे की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा की हुई तो ये क्लॉग कर जाएगा। क्लॉग मतलब ये बंद पड़ जाएगा, जल्दी से ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो मीडियम बेड है ये 1 मीटर का है, और हेड लॉस दिख रहा है कि इसके कारण, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये हेड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमें फिर से इसकी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। क्लिनजिंग में क्या होगा कि ये जो ऊपर की जो लेयर है जहाँ पे क्लॉगिंग हुई है उसे हटा देते हैं, स्क्रैपिंग कर देते हैं, और वापस से नई सैंड उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और स्मज डेक फिर फॉर्म हो जाती है, फिर से हमारी वर्किंग चालू हो जाती है। तो स्लो सैंड फिल्टर में लिख लो, स्लो सैंड फिल्टर कि the SSF were first filters to be used commercially, full stop. These filters consist of fine sand. These filter consist of fine sand as filtering media. The filtering action mostly takes place at or near the surface of sand. At or near the surface of sand. At the surface, smudge deck. At the surface, smudge deck develops in 1 to 2 days, and the filter is said to be ready for operation. तो 1 या 2 दिन बाद स्मज डेक बनेगी, तो उसके पहले जो भी पानी पास हो रहा है उसे हम यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ पानी इसलिए पास हो रहा है 1 या 2 दिन तक ताकि ये स्मज डेक बन जाए, है ना। मतलब एक जो उतने टाइम तक ये वर्किंग नहीं है, जो भी पानी है उसे वापस से हम रोटेट करते हैं। ठीक है, द वाटर percolating through the sand bed, the water percolating, perculating through the sand bed
enters the gravel layer and is followed by an under drainage system. SSF derives its influence from sedimentation and is used only when settled water has a turbidity less than 20 NTU, है ना. It usually derives its influence from plain sedimentation only, full stop, due to relatively very small size of sand particles. Most of the impurities are trapped at the top portion of the sand, which leads to formation of smudge deck, at the top, full stop. A highly developed smudge deck has a decomposition efficiency of 98 to 99%. मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज आ रही है ऑर्गेनिक वाली, उसमें से 98 to 99% हटा देगी स्मज डेक. ये डायग्राम बना लेना अब स्लो सैंड फिल्टर का, है ना. फुल मतलब पॉज करके, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो. फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग, है ना. क्लीनिंग कैसे करते हैं? क्लीनिंग ऑफ SSF it is done when the head loss become 0.7 to 0.8 times the depth of filter. For cleaning the filter, top 1.5 to 3 centimeter of the sand layer is removed, है ना. जो ऊपर की जो लेयर है, टॉप लेयर 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऊपर की, वही रिमूव कर देंगे. एंड द रिमेनिंग सरफेस इज मैनुअली स्क्रैप्ड. वो रिमूव करके बाहर फेंक दिया, बाकी वाले को स्क्रैप कर दिया, फुल स्टॉप. द रिमेनिंग सरफेस में ऑल्सो बी क्लीन्ड and washed. The remaining surface may also be cleaned and washed with already filtered water, full stop. After cleaning, the filter is again loaded with the filter is again loaded with settled water, but the filtered water is not used for next 24 to 28 hours. 24 से 48 घंटे नहीं यूज करेंगे. एंड इट इज ट्रीटेड एज सीवेज. उस पानी को यूज ही नहीं करेंगे, उस पानी को एज ए सीवेज यूज, मतलब यूज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप. दिस इज बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ slow sand filter is the formation of smudge deck, and it requires 24 to 28 hours for its formation. ठीक है, नोट लिख लो. when filter is cleaned
to satisfy the demand, the water is passed through a standby filter. Therefore, always 1 unit of filter is kept a standby unit. एक फिल्टर को स्टैंडबाई यूनिट की तरह यूज करेंगे। ये डिजाइन के लिए है, बाकी यदि गेट में पूछा जाए नंबर ऑफ फिल्टर्स तो डायरेक्टली ऐड मत कर देना 1+, है ना। ठीक है। डिजाइन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। फर्स्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है, FR मतलब रेट इक्वल्स टू 100 to 200 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 आवर में, 100 to 200 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। कितना, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, तो इतने लीटर 1 मीटर स्क्वायर 1 घंटे में फिल्टर कर देगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने के बीच में क्लीनिंग होगी, है ना। रोज रोज क्लीन नहीं करना पड़ेगा, 1 महीने या 3 महीने तक। तीसरा, डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। थर्ड इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी थी, 1.8 ऑफ एवरेज डेली डिमांड, तो 1.8 ऑफ Q। फोर्थ, डेप्थ ऑफ फिल्टर टैंक। डेप्थ ऑफ फिल्टर टैंक इज 2.5 to 3.5। ये जो पूरा फिल्टर टैंक है इसकी डेप्थ इतनी रहती है। फिफ्थ, सैंड डेप्थ या फिर मीडियम जो भी हमने यूज़ किया पोरस मीडियम, उसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के समथिंग। ठीक है। सिक्स्थ, L/B रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 3। छः हो गया। सातवां लिखो कि इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड। इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10 पढ़ रहा है, सॉइल में पढ़ते हैं हम। D10 मतलब 10% ऑफ सैंड पार्टिकल्स आर लेस देन दिस साइज। D60 मतलब 60% ऑफ पार्टिकल साइज आर लेस देन दिस साइज, मतलब जिस साइज पे एक ओवरऑल सैंड में जिस साइज में के नीचे 60% ऑफ पार्टिकल है उससे छोटे है 60%, तो उसे D60 कहेंगे। वैसे D10 लेस देन 10%। D10 हमारा इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये D10 इक्वल्स टू 0.2 to 0.3 mm। आठवां लिखो CU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। काई के लिए होता है, ग्रेडिंग के लिए यूज होता है। हमें पता चलता है कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। CU इज 3.5। सैंड है, सैंड के लिए CU वेल ग्रेडेड के लिए मतलब कितना होना चाहिए, 6 से ऊपर। वेल ग्रेडेड मतलब हर साइज के पार्टिकल्स होने चाहिए। यदि यहाँ पे CU इज 3.5 मतलब पुअरली ग्रेडेड है, मतलब हर साइज के पार्टिकल्स नहीं है ना, तो एक रेंज है, उसी साइज के पार्टिकल्स हैं इसमें, है ना, हर साइज के नहीं है। ठीक है। नोवा लिखो कि ऑलवेज, वो तो लिख दिया ना, वही कि एक यूनिट स्टैंड बाय यूनिट यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम रैपिड सैंड फिल्टर का देख लेते हैं। ये रहा हमारा रैपिड सैंड फिल्टर, सेम है ना। ये हमारा सैंड है, सैंड का बेड है वैसे ही, ठीक है। और नीचे ग्रेवल का बेड है सपोर्ट के लिए। ठीक है। ग्रेवल का बेड कुछ नहीं करता, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। ठीक है। ये वाला ग्रेवल का बेड बड़ा है ग्रेवल। इसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। वहाँ पे हम देखते स्मज डेक बनती थी, ठीक है। यहाँ पे स्मज डेक नहीं है, लेकिन हाँ फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वैसे ही है।
यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर आता है इनलेट कहाँ, वॉश वाटर ट्रफ से, मतलब ऐसे वॉश वाटर ट्रफ्स होते हैं जिनसे फिर है ना नीचे पानी आता है, ताकि एकदम से ये पानी ना गिरे, और बेड पे एकदम से पानी गिरेगा जल्दी से हाई फ्लो का तो मीडिया क्रैक हो जाएगा। मान लो यदि आप एक बाल्टी पानी ऐसे रेत के ऊपर फेंकते हो तो गड्ढा बन जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये इवनली डिस्पर्स करने के लिए वॉश वाटर ट्रफ्स रहते हैं, उनसे फिर पानी आया गया नीचे यहाँ से, ठीक है। ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे वॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सब का अपना अपना रोल है। क्या है, यहाँ से ये हो गया इनलेट वॉल, ये हो गया इनलेट, ठीक है। ये यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर के लिए है, फिल्टर्ड वाटर हमारा यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है। और ये ड्रेन से, इसमें क्या होता है, हम डेली फिल्टर को साफ करने के लिए बैक वॉशिंग करते हैं। बैक वॉशिंग में मतलब पहले फ्लो इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ से हमारा जो इम्प्योर वाटर बोल सकते हैं जिसमें टर्बिडिटी वगैरह है, वो जाके सेटल्ड वाटर बोल सकते हैं, मोर प्रिसाइजली सेटल्ड वाटर है ना, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन टैंक से आया हुआ पानी है, सेटल्ड वाटर, ठीक है। ये गया और यहाँ से होके ये फिल्टर्ड वाटर बन गया था। अब जब हमें ये चौक हो जाएगा या फिर हम बोलेंगे कि हेड लॉस ज़्यादा होने लग जाएगा, सिंस इसका रेट ज़्यादा है, रेट काय का, फिल्ट्रेशन का रेट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जल्दी चौक भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फिर से पानी का फ्लो करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि जो इम्प्योरिटीज जो सेटल हो गई है, वो बहुत बार क्या होता है इम्प्योरिटीज पेनिट्रेट करके डीप यहाँ वहाँ हर जगह फैल जाती है, तो वो उन सभी को वॉश करके बाहर फेंक देगा। फिर से हम अपना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारा पानी फिल्टर हो रहा है तो हम चाहेंगे कि जो सेकेंड है और थर्ड वॉल बंद हो जाए, सीधा 1 और 4 चालू रहेगा। लेकिन जब बैक वॉशिंग होगा तो 1 और 4 बंद कर देंगे हम, है ना। फिर क्या होगा, जो हमारा 5 और 6 जिसमें एयर पंप भी है, क्योंकि हमें बहुत बार जब हेड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो हम एयर पंप भी करवाते हैं, जिससे जो नेगेटिव हेड जो बन जाता है वो निकल जाता है। तो या तो एयर पंप करवाते हैं, और बैक वॉशिंग वाला जो वाटर है वो भी हम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए हाई प्रेशर वाटर यहाँ से पास करवाते हैं, और वो जाके जब वाल नंबर 2 चालू है तो वो सीधा ड्रेन पे पहुंच जाएगा गंदा वाटर। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से सारा बंद कर देंगे। जब बैक वॉशिंग हो जाएगी, 15 मिनट लगता है बैक वॉशिंग में, रिवर्स वाटर फ्लो करवाते हैं, उसमें साफ हो जाता है सारी इम्प्योरिटीज ड्रेन्स में, मतलब नाले में बह जाती है। फिर वापस से हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 4 वाला मतलब फर्स्ट और 4 नहीं चालू करते, फर्स्ट चालू करते हैं और थर्ड चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने बैक वॉशिंग की है, जो ये जो मीडियम है ये सेट नहीं हुआ है, हो सकता है कि अभी ये सही से वर्क नहीं करे। तो थोड़ी देर के लिए हम सीधा जो पानी फिल्टर्ड वाला है वो ड्रेन्स में बहा देते हैं, 1 और 3 चालू करके, है ना। फिर थोड़ी देर बाद 3 बंद करके 4 कर देते हैं, तो हमारा ये वाला एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो लिखवाएंगे रैपिड सैंड फिल्टर, ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, है ना। समझ में आया, दोनों टाइप में हमने स्लो सैंड फिल्टर भी देखा, ये अब रैपिड सैंड फिल्टर देख रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे ऑपरेशन करता है। ड्यूरिंग ऑपरेशन वॉल नंबर 1 और 4 आर ओपन, मतलब यहाँ से तो पानी कहाँ जाएगा, वॉश वाटर ट्रफ से, मीडिया होता है अंडर ड्रेनेज करके, ये वाला पाथ हो जाएगा उसका। 1 और 4 आर ओपन फ्रॉम वेयर सेटल्ड वाटर, ये यहाँ पे सेटल्ड वाटर है हमारा, is fed fed into the filter through wall number 1, wall number 1, and filtered water is collected through wall number 4
the size of medium particle used in RSF is comparatively bigger than that of slow sand filter। ठीक है, इसमें जो सैंड है यूज किया है उसका जो पार्टिकल्स है वो स्लो सैंड फिल्टर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका इफिशिएंसी स्लो सैंड फिल्टर से कम रहेगा, पहली बात। दूसरा, यदि पोर जो बनते हैं बीच में, वॉइड्स जिसे बोलते हैं, वॉइड्स बनते हैं जो, यदि वो बड़े हैं तो रेट ज़्यादा रहता है। तो रेट किसका ज़्यादा है? रैपिड सैंड फिल्टर का। ठीक है, तो द साइज ऑफ हो गया ये, एंड देयरफॉर impurities are able to penetrate, penetrate, penetrate up to the bottommost layer of the filter medium। स्लो सैंड फिल्टर में बॉटम लेयर तक बहुत कम चांसेस रहता है जाने का, लेकिन इसमें वॉइड्स बड़े हैं तो नीचे तक, यहाँ तक भी जा सकती है इम्प्योरिटीज। हमने देखा था स्लो सैंड फिल्टर में हम सिर्फ 3 सेंटीमीटर ऊपर का स्क्रैप ऑफ कर देते थे और बोल देते थे कि साफ सफाई होगी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर की जो लेयर है वो हटा दी और नहीं, क्योंकि यहाँ तक इम्प्योरिटीज पहुँच गई है। तो कहाँ थे? फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस surface cleaning is not sufficient and cleaning is done by back washing। बैक वॉशिंग नाम से ही समझ में आ रहा, रिवर्स फ्लो करवा के। ठीक है, हेडिंग नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर या फिर आरएसएफ। क्लीनिंग ऑफ आरएसएफ ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, wall number 1 and 4 are closed and wall number 2, 5 and 6 are open, as a result of which compressed air and backwash water are forced up the medium, resulting in increased porosity। इसका मतलब क्या है कि जब आपका रिवर्स फ्लो होगा तो ये जो बेड है ये है ना एक्सपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे पार्टिकल्स, ये एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि आपका रिवर्स फ्लो है ना, तो उससे उसकी पोरोसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब वो वॉइड्स बढ़ जाएंगे, तो जो इम्प्योरिटीज है वो इजीली बाहर निकल जाएगी। This increases the opportunities of entrapped impurities to get washed away, along with backwash water into the wash water trough। Once this process is completed, wall number 2, 5 and 6 are closed and wall number 1 and 3 are opened। 1 and 3 are opened क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पानी है वो अभी, मतलब इनिशियल में पानी उतना सही से फिल्टर नहीं हो पाएगा जब तक फिल्टर सेटल ना हो जाए। फुल स्टॉप। दिस इनिशियल फिल्टर्ड वाटर आफ्टर बैक वॉशिंग is treated as sewage and is sent into gutters। After some time, when the sand particles are readjusted, wall number 3 is closed and wall number 4 is opened। Full stop। The entire process of backwashing
The entire process of back washing is completed within 30 minutes. Full stop. नोट लिखो कि smudge deck does not get formed in rapid sand filter because cleaning is done on a daily basis. क्योंकि हमें जो smudge deck बनती थी तो वहाँ तो 2 या 3 दिन लगते थे, यहाँ तो डेली क्लीनिंग हो रही है, तो smudge deck तो नहीं बनेगी। ठीक है, इसके सॉरी, अब ये डायग्राम बना लो आराम से। ठीक है, लिख लिया, डायग्राम बना लिया। तो इसमें लिखो डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ। गेट में मैं डिजाइनिंग के पैरामीटर्स क्यों बता रहा हूँ, गेट में डिजाइन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाए, जैसे ये प्रोसेस नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रैपिड सैंड फिल्टर का आइडिया तो हो कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप क्वेश्चंस जो आएंगे इनके बीच से तो अपने आप बना दोगे। दूसरी बात, किसी भी टॉपिक के बारे में हर कुछ इसलिए भी बताना पड़ता है कि जब तक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो, आपके पास नॉलेज होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। यदि टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, तो इसलिए भी बताना पड़ता है कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बता दो, वरना वैसे तो गेट में कोई काम नहीं है उनका। हाँ, एक बार ज़रूर वेलोसिटी वगैरह के लिए पूछ लिया था शायद, ग्रिड चैम्बर वगैरह का कि कितनी होती है, या फिर वो भी अप्रोक्स से आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब गेट में मोर द लेस आपको कैलकुलेट करने वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है रैदर देन कि आपको इन्फॉर्मेटिव ज़्यादातर, है ना। तो डिज़ाइन वाले क्या है, इन्फॉर्मेशन। पहला कि द फिल्टर इज डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस बैक वॉश डिमांड, क्योंकि बैक वॉशिंग में भी अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, है ना। दूसरा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग इज, कितनी क्वांटिटी है, 2.5% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड पर डे इज 2.5 ऑफ the water required to be treated per day. Third, frequency of backwashing 24 to 48 hours, 1 या 2 दिन में होना चाहिए। इंडिया में कोई भरोसा नहीं, 3-4 दिन भी कर देते हैं, हो सकता है 15 दिन भी, कि वहाँ पे जो स्मज डेक बन रहा है वो यहाँ पे भी बनवा देते हैं लोग, तो टेंशन मत लो, इंडिया है ना। पर हम तो बोलेंगे एफिशिएंसी अच्छी होगी, है ना, बोल सकते हैं ना यार कि जब स्मज डेक बनेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन वही है कि स्मज डेक इसका कैरेक्टर नहीं है, स्मज डेक इसका कैरेक्टर है स्लो सैंड फिल्टर का। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन FR कितना है, 3000 to 6000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ये अप्रोक्सीमेटली 30 गुना है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वहाँ पे 100 लीटर था, है ना, यहाँ पे 3000 लीटर है।
तो FR ऑफ RSF इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ FR ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। मतलब एक रैपिड सैंड फिल्टर 30 स्लो सैंड फिल्टर के बराबर फिल्ट्रेशन करता है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। 5वां लिखो कि बैक वॉशिंग पीरियड इज 5 to 30 मिनट। इतने में हो जाता है बैक वॉशिंग, 5 to 30 मिनट्स, आधे घंटे। ठीक है, 10 कितने 5, 1 2 3 4 5। छठा लिखो द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल D10 इक्वल्स टू 0.35 to 0.55। वहाँ से ज़्यादा है, कहाँ से? स्लो सैंड फिल्टर से। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU का फॉर्मूला क्या होता है? D60/D10 होता है। सॉइल में पढ़ते हैं, है ना, सॉइल साइज क्लासिफिकेशन, है ना, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़ते हैं हम, है ना। तो CU इसका है 1.2 से 1.6। CU की वैल्यू और घट गई, मतलब ये और पुअरली ग्रेडेड है, मतलब इसमें मोर यूनिफॉर्म साइज है, वेल ग्रेडेड नहीं। वेल ग्रेडेड मतलब कि हर साइज के पार्टिकल्स हैं, लेकिन पुअरली ग्रेडेड मतलब या तो आप यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलो या गैप ग्रेडेड बोल सकते हो। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि साइज बड़ा है एंड मोर यूनिफॉर्म है। तो नोट लिख लो कि द पार्टिकल्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर्स are more poorly graded। यदि यूनिफॉर्म साइज होता है तो वो पुअरली ग्रेडेड होता है। जनरली यूनिफॉर्म साइज दिमाग में क्या आएगा कि वेल ग्रेडेड, नहीं, पुअरली ग्रेडेड, as compared to the sand particles of slow sand filter। तो बैक वॉशिंग हमने देख ली थी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि बैक वॉशिंग में हमारा जो फिल्टर है उसका एक्सपेंशन कितना हो रहा है और उसकी पोरोसिटी क्या हो जाती है, वो उसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, सपोज क्या करना है, जो ओरिजिनल जो हमारी डेप्थ है फिल्टर की वो मान लो D है। ठीक है, इसमें पोरोसिटी होगी इस बेड की N, ओके, और पानी बह रहा होगा जो भी है हमारा, उसके कारण यहाँ पे एक हेड लॉस आएगा। हेड लॉस समझते हो? हेड लॉस, पानी कभी भी किसी भी मीडियम के थ्रू बहता है तो उसमें या तो आपका पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। पोटेंशियल का ड्रॉप समझते हो? आपकी हाइट ड्रॉप हुई है या ज़्यादा हुई है तो उससे एक ड्रॉप आता है। एक दूसरा होता है कि उसका लॉस होता है, लॉस इन टर्म्स ऑफ जैसे फ्रिक्शन या फिर ड्रैग फोर्स वगैरह के कारण एक लॉस हो जाता है, तो हेड लॉस है। अब हमारा जो बैक वॉशिंग है, बैक वॉशिंग में हमने क्या देखा था कि फ्लो ऑफ वाटर के कारण एक्सपेंशन हो गया था। दिख रहा है क्या उधर? सपोज करो एक्सपेंशन होके ये डेप्थ आ गया बैक वॉशिंग का। ठीक है, डेप्थ ऑफ बैक वॉशिंग ये है, और इसकी एन बी हो गई क्या? पोरोसिटी। ये है पोरोसिटी। पोरोसिटी समझते हो ना? वही है जो सॉइल में हम पढ़ते हैं, सॉइल का ही कंसेप्ट है। हेड लॉस, यहाँ पे भी जो हेड लॉस होगा, सिंस हमने ये देखा है कि जो हेड लॉस है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन वगैरह में। तो फ्रिक्शन अभी भी सरफेस एरिया वही है, मीडियम पार्टिकल वही है, लेकिन एक्सपेंड हो गए, दूर दूर हो गए, लेकिन फ्रिक्शन तो उतना ही है। तो हेड लॉस दोनों का, यहाँ का हेड लॉस इसका और इसका हेड लॉस HL डैश दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हेड लॉस दोनों के बराबर है तो हेड लॉस के हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। कहाँ पढ़ते हैं हम? सॉइल में। सॉइल में जो I होता है वो क्या होता है? 1 - N
G-1 ये हम पढ़ते हैं सॉइल में, ठीक है। I क्या होगा, हेड लॉस पर यूनिट डेप्थ, है ना। तो हेड लॉस फॉर दिस लिखता हूँ मैं, दिस, तो HL ये अपना डेप्थ ओरिजिनल वाला, ठीक है। पोरोसिटी वही वाली इसकी, और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो हेड लॉस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - N G-1 GS बोल दो, GS, ठीक है, एंड D। वैसे ही HL डैश क्या आ जाएगा, HL डैश भी वही है, ऐसे ही 1 - N B GS-1, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दोनों जगह चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुआ है, डेप्थ एंड पोरोसिटी, तो D एक्स बी लिख देते हैं, ठीक है। दोनों की जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेट करो, हेड लॉस इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1, ये इक्वेशन आ जाएगी 1 - NB, NB मतलब पोरोसिटी इन बैक वॉशिंग एंड DB, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हमारे पास एक और, ये जो बैक वॉशिंग में जो इसका एक्सपेंशन हुआ है और इसके कारण जो पोरोसिटी चेंज हुई है, उसके लिए हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है NB के लिए, वो हो जाएगा VB/VS सेटलिंग वेलोसिटी टू द पावर। तो यहाँ से हम इसकी डेप्थ जो एक्सपेंशन होता है वो फिल्टर मीडिया की फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये चीज़ें अभी मैं लिखवाता हूँ, वैसे वैसे लिखते रहना। हेडिंग लिखो, एक्सपेंशन ऑफ फिल्टर मीडियम ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, ये हेडिंग है ना। इसके अंदर लिखो कि ड्यूरिंग बैक वॉशिंग द डेप्थ of the filter medium increases, thereby increasing the porosity of the medium, full stop. If no impurities are considered, the head loss during filtration as well as during back washing is numerically equal, हेड लॉस इक्वल हो जाएगा, यही हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे। क्यों, उसमें एक अजम्पशन भी ले लिया कि इम्प्यूरिटीज नहीं, हमने इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट हटा दिया है ना। इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट आएगा लेकिन हमने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि वो बहुत कम इफेक्ट कर रही है ना। इम्प्यूरिटीज छोटी होती है, सैंड पार्टिकल्स थोड़े बड़े भी हैं और ज़्यादा भी नंबर ऑफ साइज में भी है ना। numerically equal because of equal resistance generated by sand particles. The head loss experienced by water during filtration and during back washing is given as follows. कैसा, as follows। कौन सा वाला, ये दोनों लिखो, ये दोनों डायग्राम बना लो। कौन सा वाला, फिल्टर वाला है, फिल्ट्रेशन वाला। फिल्ट्रेशन में पानी की, ये वाला है फिल्ट्रेशन वाला, ये है बैक वॉशिंग वाला। ठीक है, लिख लो ये। इसके बाद लिखो ये कि हेड लॉस दोनों वाला बराबर है, HL इक्वल्स टू HL डैश। फिर लिखो हमारा दिस वेयर, ये I समझते हो, I क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है I, और ये हम सॉइल में पढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन, मतलब ये जो एक फॉर्मूला है ना, इस पर क्वेश्चन इतने आते हैं यार, ES वगैरह, या फिर आप जहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स वगैरह, मतलब इवन गेट तक भी इतने क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला से।
बहुत बहुत काम का फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें इसका वेरिएशन और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का भी एक अलग मतलब सेम, उससे हम वो कर देते हैं इंटरचेंज करके। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सोहेल में, यहाँ पे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, अनएक्सपेक्टेड है गेट में, लेकिन पूछा गया। और टेस्ट सीरीज में तो आपको पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज आप देते हो किसी भी कोचिंग सेंटर के, तो वहाँ पे पूछा जाता है। हालांकि इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला है जो एम्पेरिकल है और वो याद रखना है। बाकी आपको दिमाग में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है, ये डेरिवेशन तो अपन ने यहाँ तक लिख लिया। अभी बात सुनते सुनते लिखा भी करा करो, सिर्फ सुना मत करा करो, है ना। फिर ये लिख लो। इसके बाद कहाँ आ गए थे हम, यहाँ। अभी ये मत लिखना, दिस फॉर्मूला लिखो अभी। फिर आगे लिखो कि पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड, पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फॉर्मूला। मैंने बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल फॉर्मूला, ये लिख लो। देखो बैक वॉशिंग की जो वेलोसिटी है पानी की, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फिर ये हमारा एक्सपेंड करेगा, तो इसलिए एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना कम एक्सपेंड करने देगा, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इसमें से दिख रहा है। लिख लिया। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में सब कुछ पूछ रखा है और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे और आपका दिमाग थोड़ा सा सोचेगा कि हाँ, एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करें। ठीक है, ऐसा मत सोचते कि ये कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है तो शायद वहीं आएगा। गेट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, और गेट के लिए परफेक्ट टेम्पलेट है ये। इस टाइप के क्वेश्चन गेट बहुत पूछता है ना। तो ठीक है, नोवा क्वेश्चन है कि रैपिड सैंड फिल्टर इज टू बी प्रोवाइडेड इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर पॉपुलेशन ऑफ 275,000, जो कि लिखा है वहाँ पे। वाटर डिमांड भी लिखा है एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लिखा है। अलाउ 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर। ठीक है, हमें बैक वॉशिंग के लिए चाहिए 5%, दे दिया उन्होंने, है ना, रिक्वायरमेंट। और 30 मिनट चाहिए हमें बैक वॉशिंग करने में, तो वो भी दे रखा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर, हमें ये बताना है ना, क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर दोनों में पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि नंबर ऑफ फिल्टर्स बताओ, यदि फिल्ट्रेशन का रेट दे रखा होगा तो। ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने वी पूछ लिया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ फिल्टर के लिए पहले हम डिमांड फाइंड कर लेते हैं। क्यू क्या था हमारा, क्यू पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉपुलेशन, है ना, इनटू डिमांड, क्योंकि ये हमारा डिस्चार्ज हमें कितना पानी चाहिए वो फाइंड करने के लिए। तो हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो 275,300 इंटू 200। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 55 MLD लिख दूं, लीटर्स पर डे में आएगा, और 10⁶ से हमने डिवाइड कर दिया तो मिलियन लीटर पर डे में आएगा। ठीक है, हमें जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसे डिज़ाइन करना है, तो हमें कितना लेते थे, हमें फॉर डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हम लेते थे 1.8 ऑफ क्यू। ठीक है, तो 1.8 कर दो इसका, तो हो गया 1.8 इंटू 55
विच इज 99 mld। ठीक है, समझ में आया 1.8। अब उन्होंने बोला 5% इसका, तो 5% इसका भी ले लो, है ना। तो 5% ऑफ फॉर बैक वॉशिंग, है ना, 0.05 इंटू 99 विच इज 4.95 mld। क्या हो जाएगा, विच इज 4.9 mld, 4.95 mld। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज पर डे ये हो जाएगा 103.95 mld। ये बताओ नीचे दिख रहा है क्या यार, ये दिख रहा है कैसे, नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। नहीं दिखा है ना, ठीक है। तो इतना लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल डिस्चार्ज पर डे इज 103.95 mld। ये हो गया, है ना। अब हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दे रखा है ये आवर्स में। देखो यूनिट्स अभी तक हम डे में चल रहे थे, आवर्स में दे रखा है। अब हमें ये बताओ कि यदि हमारा 30 मिनट यदि बैक वॉशिंग में चला गया तो 30 मिनट के लिए तो फिल्ट्रेशन बंद था ना, तो हमारा जो दिन था उसमें से आधा घंटा हटा दो, तो हमारा जो दिन है इफेक्टिव डे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आवर्स इन डे कितना हो जाएगा, 24 माइनस 0.5, क्योंकि 30 मिनट्स हटा दिए हमने, तो ये हो जाएगा 23.5 आवर्स। इसे मल्टीप्लाई करो, आवर्स में इसको सॉरी डिवाइड करना है इसको आवर्स में वो करने के लिए, ठीक है। पहले लिख लो ये, अच्छा पॉज कर लेते हो वीडियो तुम, ठीक है। फिर तो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू जो टोटल क्यू बाई एफ आर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्यू इन आवर्स करना है, तो हमें 103.95 ये पर डे का था, तो एक पर आवर कितना जाए 23.5 और डिवाइडेड बाय एफ आर, तो एफ आर कितना है हमारा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 15, क्योंकि आवर्स में दे रखा है, ठीक है। तो बैक वॉशिंग में हमेशा जितना वो बैक वॉशिंग का टाइम वो करे तो वो हमें हटाना पड़ेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 294.89 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक एक यूनिट का एरिया है इतना, तो कितने यूनिट्स चाहिए, तो इतने एरिया को यूनिट्स में डिवाइड कर दो, कितने 40 से, तो जगह 294.89 डिवाइडेड बाई 40, ये हो जाएगा 7.37। तो 7 तो दे नहीं सकते और आधा भी नहीं दे सकते, है ना। तो लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 294.89 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8, और उन्होंने बोला एक स्टैंड बाय, तो गिव 9 यूनिट्स, है ना। तो 9 हमें रैपिड सैंड फिल्टर की यूनिट्स देना है। तो पहला पार्ट हो गया।
ठीक है, एक स्टैंड बाई फिल्टर हो गया विथ 7.37 है, तो हम 7 तो दे नहीं सकते, और 0.37 ऐसा कोई आधा फिल्टर वो नहीं बनाते हैं, 8 तो देना ही था, और उन्होंने एक बोला एक्स्ट्रा, तो वो 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट हो गया कि क्या हो गया नेक्स्ट पार्ट में हमारा वीबी पूछा है। वीबी के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले पोरोसिटी निकालो। तो पोरोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, 1 माइनस एन डी इक्वल्स टू 1 माइनस एन बी इंटू डी बी। 1 माइनस 0.5 ये रहा, डेप्थ 0.6 ये है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस एन बी, ये डेप्थ एक्सपेंशन के बाद 0.66 हो गई मीटर, बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से एन बी कैलकुलेट करो, एन बी मुझे बताओ जल्दी से, ये हो जाएगी 0.545 जो कि बढ़ गई है, ऑफकोर्स बढ़नी भी थी, यदि किसी बच्चे का कम हो जाए, सपोज करो कि कम आ गया है ना, तो ये डेप्थ इंटरचेंज कर लेना, या तो क्वेश्चन गलत दे रखा होगा या आपने गलत डाल दिए, समझ रहे हो ना। ऐसे जो आंसर्स हैं आपके कंसेप्ट ऐसे ही तो चेक होते हैं कि यार हमें लगना था चाहिए था कि इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका पोरोसिटी बढ़ेगा, और आंसर कम का आ गया, पिछले वाले से भी कम 0.45 आ गया, गलत है, ऑफकोर्स गलत है। ठीक है, तो एन बी हो गया। हमारे पास वी बी के लिए क्या है फॉर्मूला, ये हटा दूँ। ठीक है, वी बी के लिए फॉर्मूला जो है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एन बी इक्वल्स टू वी बी और वी एस 0.22। वी एस सेटलिंग वेलोसिटी है, तो वी एस का फॉर्मूला क्या है, √4/3 जी डी जी एस -1 अपॉन सी डी। आप बोलोगे कि सर हमने तो एक कुछ और फॉर्मूला पढ़ा था ऐसा कुछ, वी एस इक्वल्स टू G/18 है ना, समथिंग वाला, तो ये वाला क्या हो गया हमने जो ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, इसी के बाद वाला था ना, जिसमें सी डी की वैल्यू हमने 24 बार आ रही रखा था। ये हर जगह वैलिड है, हर कंडीशन में, वो लैमिनार के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वाला, तो हमने सी डी की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, सारी वैल्यूज पुट करो। क्या क्या हो गया है, √4/4 की वैल्यू पता है हमें, 3 की वैल्यू पता है हमें, जी की वैल्यू भी पता है 9.81, डी की वैल्यू पता है 0.6 इंटू 10⁻³ ये होती है। ठीक है, 2.5 -1 बाई सी डी 5.01। ठीक है, और ये भैया ये क्या कर रहा था यहाँ पे, कुछ नहीं, काम ही नहीं आया, डरना नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी एस सेटलिंग वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.0484 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, वी बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी 0.545 कुछ कैलकुलेट वो कर, सॉरी एन बी की, तो वी बी की वैल्यू विल बी, फाइनल आंसर इज वी बी इक्वल्स टू 3.01 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें सब की सब चीज़ें हमने देख ली। क्या क्या चीज़ें देख ली, सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डबल फिल्ट्रेशन। डबल फिल्ट्रेशन एक नया टॉपिक है, डबल फिल्ट्रेशन कि यदि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो डबल बार फिल्टर कर दो, क्या दिक्कत है।
डबल और फिल्टर करेंगे तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इफ़िशियंसी जो है ना, सपोज करो कि हमने RSF1, फिर यहाँ से उसी पानी को जो फिल्टर्ड वाटर को RSF2, RSF या ऐसे कोई सा भी फिल्टर सेकेंड है ना, तो जो इफ़िशियंसी यहाँ पे जो ओवरऑल सपोज करो इसकी इफ़िशियंसी है N1, इसकी इफ़िशियंसी है N2, तो जो ओवरऑल इफ़िशियंसी है वो हो जाएगी N1 प्लस 1 माइनस N1 N2। ठीक है, डबल फिल्ट्रेशन का लिख लो कि in order to increase the rate of filtration through a slow sand filter, without compromising with the quality of effluent, RSF is used before slow sand filter। यदि कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन वाला जो वो था तो उससे पहले RSF से पास करा दो, टर्बिडिटी और कम हो जाएगी, अब वो स्लो सैंड फिल्टर से पास होने लायक बन जाएगा, है ना। तो आप RSF पहले लगा सकते हो, फिर स्लो सैंड फिल्टर भी लगा सकते हो, या फिर 2 RSF लगा सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि स्लो सैंड फिल्टर पहले आ गया और RSF बाद में, समझ रहे हो, क्योंकि वो क्लॉग हो जाएगा यार। Quality of effluent, RSF is used before slow sand filter and the process is termed as double filtration, full stop। The rapid sand filter used in this case, is termed as roughening filter। roughening filter का मतलब वो एक तरह से हटा रहा है पहले, और दूसरी बात ये कि इससे फिर क्या हो सकता है, हम डिस्चार्ज भी ज़्यादा पास कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि डिस्चार्ज बढ़ाने से इफ़िशियंसी कम होगी, लेकिन हमें पता है ना कि बाद में एक और है हमारे पास यदि इफ़िशियंसी, तो वो मेंटेन कर लेगा, तो उससे क्या रेट बढ़ जाएगा। तो ये लिख लो ओवरऑल इफ़िशियंसी, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि यदि एक फिल्टर 90% इफ़िशियंसी है तो दूसरा 90 प्लस 90 180%, नहीं, 100% नाम की चीज़ नहीं होती। 90 है, दूसरा 9% बढ़ाएगा, तीसरा 0.9% बढ़ाएगा, चौथा 0.09% बढ़ाएगा, है ना। तो यदि दो 90-90 वाले यूज़ हो रहे हैं तो 90 प्लस 1 माइनस 90 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90, है ना। तो 90 प्लस 9 इज 99, ठीक है। तो दो 99% हो जाएगा। यदि ये 90 ये 90 तो ओवरऑल इफिशियंसी 99%, ठीक है। ऐसे ही डुअल मीडिया या मल्टीमीडिया फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस हो गया ना। 2 मीडिया यूज़ कर लिया हमने, एक तरह से एक ही में दो अलग अलग मीडिया यूज़ कर लिया। तो नेक्स्ट हेडिंग इज डुअल मीडिया एंड मल्टीमीडिया फिल्टर। When two or more than two mediums two or more than two medium particles are used in a filter, it is referred as dual media or multimedia filter। पहला एक पॉइंट लिखो कि टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ, पहला पॉइंट लिखो कि टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ मटेरियल, the material having lower specific gravity is kept above the material having higher specific gravity, है ना। लाइटर मटेरियल को हम ऊपर रखेंगे, हेवियर को नीचे रखेंगे, ताकि यदि लाइटर मटेरियल नीचे रख दिया और हेवियर ऊपर रख दिया तो वो क्रश हो जाएगा। सेकेंड, टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द मीडियम पार्टिकल्स। पहले ये बताओ कि पहले बड़े पार्टिकल्स रखना चाहेंगे या छोटे पार्टिकल्स,
यदि दो मीडियम यूज़ किया है, बड़ा या छोटा, सोचो सोचो सोचो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोल तो करना है, बड़ा ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो 100% ना कर दें, मतलब कि बाद वाले को काम ही नहीं आए, पहले वो थोड़ा सा निकाल दें ताकि इस पर लोड कम आ जाए दूसरे वाले में। हम यहाँ पे भी ये बड़ा वाला, और यदि यहाँ पे स्लो सेंटर फिल्टर यूज़ करेंगे, है ना, तो पहले इसका मीडियम बड़ा है और इसका छोटा मीडियम है ना, तो यही प्रोसेस होता है। तो सेकंड पॉइंट है कि टू इफेक्टिवली यूटिलाइज, हमें यूटिलाइज करना है किसका, इसका, वरना यदि इसको पीछे रख दिया यहाँ पे तो यही सब काम कर देगा, इस पर लोड ही नहीं आएगा। टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द मीडियम पार्टिकल्स, coarser medium is kept above finer medium, and the direction of flow during filtration, is from coarser medium to finer medium। ठीक है। थर्ड कि the rate of filtration in dual media filter, the rate of filtration in dual media filter is approximately equal to that of multimedia filters, full stop। hence dual media filters are mostly preferred। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम 10-15 मीडियम यूज़ कर देंगे तो इफिशिएंसी पानी की मतलब 110 या 200% हो जाएगी, नहीं, फिर एक समय तक बढ़ाने से फ़ायदा नहीं पड़ेगा और दूसरा कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो जनरली यदि करना भी है तो डुअल मीडिया फिल्टर तक सीमित रखते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे भी डबल फिल्ट्रेशन और डुअल मीडिया फिल्ट्रेशन रेयर रहते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का फिल्ट्रेशन का क्वेश्चंस भी हमने देखा है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बैक वॉशिंग वगैरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। स्लो सेंट फिल्टर और रैपिड सेंट फिल्टर को अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा, डिसइंफेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस। ठीक है, टाटा बाय बाय भी है ना, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।